नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, जातिगत जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव हुए पास। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट 2047 किया प्रस्तुत। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य में हरियाणा निभाएगा सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर को बताया देश के संकल्प और बदलते भारत की तस्वीर। और पलवल में आज से शुरू हुई अंडर 17 की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया शुभारंभ। 25 राज्यों के 600 से ज्यादा पहलवान लेंगे हिस्सा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के साथ पारित हुआ। इस दौरान सेना और सरकार की प्रशंसा की गई। वहीं बैठक में मोदी सरकार द्वारा जनगणना में जाति जनगणना कराए जाने के ऐतिहासिक फैसले पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मोदी सरकार के फैसले को प्रस्ताव में ऐतिहासिक बताया गया। जाति जनगणना को वक्त की मांग बताते हुए सरकार के फैसले की सराहना की गई। बैठक में एनडीए द्वारा शासित सभी 20 राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राज्यों की तरफ से प्रेजेंटेशन भी रखे गए। मोदी सरकार के 11 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर भी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही आपातकाल की 50वीं बरसी को देश भर में लोकतंत्र की हत्या दिवस के रूप में मनाने से जुड़े कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। बाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी शर्त पर और कहीं भी आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और जो हमारी आर्मी है, जिसने अपना पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग के लिए समान रूप से कार्य किया जा रहा है। जनगणना के विषय पर, जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है, और ये हमारी कल्पना शुरू से थी। और हमारी बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। और सभी लोगों ने इसको, जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है, उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने घोषणा की है कि भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य विषय पर नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई है। theme of the meeting itself, and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Vikasit Bharat.
Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से आज मन की बात के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। उन्होंने उस सटीकता की भी सराहना की जिससे सेना ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज आतंकवाद से लड़ाई में एकजुट और प्रतिबद्ध है। पीएम ने इस बात पर बल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक शहरों, छोटे कस्बों और गांवों में तिरंगा यात्राएं आयोजित की गई। देश के सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा लहराते हुए हजारों लोग इनमें शामिल हुए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद से सामूहिक लड़ाई में बुनियादी सुविधाएं नक्सलग्रस्त क्षेत्रों तक भी पहुंचनी शुरू हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस हमें दैनिक जीवन में योग को समाहित करने की याद दिलाता है। इस वर्ष भी योग दिवस के बारे में दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कुछ स्कूलों में लगाए जा रहे शुगर बोर्ड का भी उल्लेख किया। पीएम ने इस अनूठे प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली की आदतें बनाने में ये काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया ही मजबूत भारत की नींव है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का उल्लेख किया और भारत तिब्बत सीमा पुलिस दल के सदस्यों का एक उदाहरण देते हुए कहा कि इस दल ने अपने लक्ष्य के साथ स्वच्छता का मिशन भी जोड़ दिया। साथ ही उन्होंने पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग का भी जिक्र करते हुए कहा कि देश के लैंडफिल कचरे का लगभग 1/4 हिस्सा कागज से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि बहुत से भारतीय स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। गुरुग्राम और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में कई स्टार्टअप्स पेपर रिसाइकलिंग की नवीन पद्धतियां अपना रहे हैं। कोई व्यक्ति बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहा हो, जहां सांस लेना मुश्किल हो, कदम कदम पर जान को खतरा हो और फिर भी वो व्यक्ति वहां सफाई में जुटा हो, ऐसा ही कुछ किया है हमारी आईटीबीपी की टीमों के सदस्यों ने। पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग, हमारे घरों और दफ्तरों में हर दिन बहुत सारा पेपर वेस्ट निकलता है। शायद हम इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देश के लैंडफिल वेस्ट का लगभग 1/4 हिस्सा कागज से जुड़ा होता है। कि भारत के कई स्टार्टअप्स इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। विशाखापत्तनम, गुरुग्राम ऐसे कई शहरों में कई स्टार्टअप पेपर रिसाइकलिंग के इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। पीएम ने वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति से देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये केवल आर्थिक स्वावलंबन की बात ही नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में खेलो इंडिया गेम्स बहुत सफल रहे। बिहार के 5 शहरों ने खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी की थी। देश भर से 5000 से ज्यादा एथलीट बिहार पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं, विशेषकर शीर्ष 3 विजेताओं महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई दी। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या
5,000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट की, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ की है। साथियों, बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहाँ कई यूनिक चीजें हुई हैं। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूं। साथियों, इस बार खेलो इंडिया में कुल 26 रिकॉर्ड बने। वन्य जीव संरक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केवल 5 वर्ष में गुजरात के गिर में शेरों की संख्या बढ़कर 674 से 891 हो गई है। गुजरात पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर वन अधिकारियों के पदों पर महिलाओं की तैनाती की गई। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का भी उदाहरण है। पिछले 11 वर्षों में देश में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में एक मीठी क्रांति आई है। शहद के उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण व अन्य नेताओं से आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति ये भावना लिए हुए है कि 2047 तक हमारे देश को आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे और हमारा देश विकसित बने, आत्मनिर्भर बने। इसी भावना से काम किया जा रहा है। जो हमारी कभी 10 साल पहले पहली और यानी चौथी और पांचवी से भी नहीं बल्कि 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो आगे अर्थव्यवस्था ठीक होते होते आज हम देश दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पछाड़ा है और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे। $5 ट्रिलियन तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, शायद दुनिया का कोई और नेता इस प्रकार सोचता हो। हमारा हर व्यक्ति आज इस मनोभावना को लेकर के चल रहा है कि अपने देश को आजाद हो, यानी जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, तो देश विकसित देश बने और न केवल देश बल्कि हर प्रांत विकसित प्रांत हो, आदर्श प्रांत के रूप में आगे। केंद्रीय मंत्री ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा के महिलाओं को लेकर दिए बयान पर कहा कि ये उनका अपना विचार है। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि मेरा भाव यह था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उनकी बात को गलत संदर्भ में रखा गया है। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक हरियाणा में 8 संक्रमित मिले हैं। इनमें इजाफा ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। ये कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका अपना एक विचार हो सकता है। उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया भी है और उन्होंने कहा कि मेरा भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। और इसमें जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से जांगड़ा जी ने भी अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है और मैं भी मानता हूं कि इस विषय को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। कोरोना के बारे में जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, समाचार आ रहे हैं, अभी तक हरियाणा में 8 केसेस ऐसा दर्ज हो चुके हैं। अभी आगे न बढ़े इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार, सब लोग बड़े सतर्क हैं। कल भी नीति आयोग की बैठक के अंदर भी ये विषय आया था, तो सब तरफ ध्यान है। अंबाला छावनी के लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री अपने विचारों से उनमें नए जोश का संचार करते हैं। उनके मार्गदर्शन से हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही देश और समाज के हित में सोचने के लिए भी प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस तरह योग, आयुर्वेद और फिटनेस को लेकर बात की है, उससे स्वस्थ इंडिया मिशन को भी नई गति मिलेगी। ऑपरेशन टूट जाए ना, उसके बारे में भी इन्होंने अच्छा बताया कि इसमें हमने जीत हासिल की है और हमारा
देश का इसमें बहुत गौरव बड़ा है और पाकिस्तान को इसकी मुंह खानी पड़ी। उत्साह के साथ हमने योगा को मनाना चाहिए, हमने अब आधा घंटा योगा के लिए निकालना चाहिए सभी को। शहद के बारे में बताया मोदी जी ने। शहद जो हम बचपन से शहद को लेते आए हैं, शहद से ही बनने वाली चीजें या शहद को ही हम अपने जीवन का आधार बनाएंगे। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद पर सभी आयुर्वेद पर ध्यान दें और योगा करें। ये बहुत अच्छी बातें लगी हमारे को आज में। बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम रहा, पूरा प्रोग्राम सब मिलकर बड़ा उत्साह के साथ मतलब प्रोग्राम देखते हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। बाद में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के कई अनछुए पहलुओं पर चर्चा करते हैं, चाहे वह वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्वरोजगार का मुद्दा हो या अन्य कोई उपलब्धि। सिंदूर के बारे में बताया, करंट इशू था और जिस वीरता के साथ सैनिकों ने इस युद्ध में अपने जोर दिखाए उसकी सारे देश को बात बताई। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो शेरों का संख्या बढ़ती जा रही है वो भी उन्होंने जिक्र किया। ये सब बातों के जिक्र करने का मतलब ये होता है कि देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी लोग इससे प्रेरित होकर ऐसे प्रयोग करें, ऐसे काम करें अपने अपने क्षेत्र में, ताकि हिंदुस्तान पूरी तरह से विकसित हो सके। उधर पंचकुला में भी स्थानीय लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से हर बार नए विषयों की जानकारी मिलती है। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में गुरुग्राम के स्टार्टअप, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री व खेलो इंडिया का जिक्र किया। उससे हम काफी प्रभावित हुए हैं। हम प्रधानमंत्री के पेड़ों को बचाने के आह्वान में शामिल होकर प्रकृति को सुंदर बनाने में सहयोग कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय सेना के शौर्य का डंका विश्व में बज रहा है, वह गौरवान्वित करने वाला है। मेड इन इंडिया की जब बात बोली है उसमें दो बातें मुझे बहुत मेरे दिल को छुई हैं। नंबर वन, उन्होंने बोला कि वेड इन इंडिया, जो शादियां हिंदुस्तान में ही होनी चाहिए, उससे मेरा मन बहुत प्रभावित हुआ है। मेरी दो बेटियां, दोनों की शादी होगी वरना इंडिया में ही हुई है। और मैं जितने मेरे यार दोस्त होंगे, आस पड़ोस होंगे, मैं सबको ये प्रभावित करूंगा कि सब कुछ इंडिया में होना चाहिए। एक उन्होंने ये जो बोला है कि स्कूलों में शुगर बोर्ड लगेगा, उससे बहुत प्रभावित है। मेरी बेटी डॉक्टर है, उससे मेरी बात हुई है, उसने भी मुझे फ़ोन करके बोला कि पापा मोदी जी ने जो ये शुगर बोर्ड के बारे में बोला है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जो है कि छोटे बच्चों में अगर शुगर की बीमारी हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, वो उससे बड़ा ज़्यादा कंट्रोल होएगा। मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल जो उन्होंने बात कही है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और मोदी जी जो हर महीने ये मन की बात करते हैं और हर बार नया विषय लेकर आते हैं, इससे मन बहुत प्रसन्न होता है। हरियाणा की निवासी हूं तो मैंने देखा कि उन्होंने गुरुग्राम में जो स्टार्टअप कंपनियां और जो उन्होंने कागज के लिए बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमें कागज का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और वहां पर जो स्टार्टअप कंपनीज शुरू हो रही हैं वो बहुत अच्छा काम है। दूसरे, उन्होंने कहा है कि हरियाणा के हमारे बच्चे खेलों में बहुत आगे निकल रहे हैं, हम दूसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत 2047 की अवधारणा में राज्य के सक्रिय योगदान को रेखांकित करते हुए हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने और 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीयत, नीति और निर्णय हमेशा राष्ट्रहित में निर्णायक रहे हैं। विकसित भारत का विजन आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त, सक्षम, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण का है। इस विजन को साकार करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बैठक उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भारतीय सेना के पराक्रम की नीति आयोग की बैठक में प्रशंसा की गई। बैठक में पहुंचे सभी मुख्यमंत्रियों ने इस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय सेना को बधाई दी। उन्होंने बताया कि आज की नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने जो भी लक्ष्य दिए हैं, मैं हरियाणा की ओर से उन्हें आश्वस्त करता हूं कि विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर हरियाणा इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
हमारी सेनाओं ने उसका कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दिया है, उसकी पूरी प्रशंसा की है। सेना को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी ने एकजुटता से बधाई दी है। प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हम आपकी नीतियों के वाहक के रूप में ईमानदारी से कार्य करते हुए विकसित भारत के आपके सपने को साकार करने में हरियाणा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इस विजन को साकार करना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। इसमें हरियाणा राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कि हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर निर्धारित मानदंडों पर आए उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में कहा कि न्यायालय का जो भी निर्णय आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि जब तक नायब सिंह सैनी बैठा है तब तक प्रदेश के किसी युवा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस निर्णय का अध्ययन कर आगामी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। सीएम ने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज गरीब परिवारों के होनहार बच्चों को मेहनत के बल पर नौकरियां मिल रही हैं। देखिए, माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि गरीब परिवार में सबसे पहले और सबसे गरीब जिस घर के अंदर कोई आज तक नौकरी नहीं मिली या जो परिवार बहुत गरीब है जिसकी सालाना 1 लाख रुपए तक इनकम है, ये व्यवस्था उसके लिए खड़ी की गई थी। परंतु कांग्रेस के लोग किस प्रकार का वातावरण खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार के अंदर नायब सिंह बैठा है, किसी युवा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उसका विचार करके माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके देख करके उसके ऊपर विचार करके उस निर्णय करेंगे। ये वही इस प्रकार के कभी ये बोलते हैं कि भाई 2 लाख नौकरियों का क्या हुआ। अरे सरकार को अभी 6 महीने भी नहीं है, हमारा एजेंडा 5 साल का है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में शाम 5 बजे प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य व वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने से ये नियुक्तियां काफी समय से रुकी हुई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित विशेष चयन समिति की अनुशंसा पर इन नियुक्तियों पर मुहर लगी थी। सरकार की ओर से देश भर में साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ठगी या धोखाधड़ी के बाद तुरंत कॉल कर धनराशि को फ्रीज करवाया जा सकता है। फरीदाबाद साइबर पुलिस के एसीपी अशोक कुमार ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधी ठगी के नए तरीके निकाल रहे हैं। इसके बावजूद फरीदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने पिछले सप्ताह 27 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन आरोपियों से 19,48,550 की राशि रिकवर की गई है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें फोन करके धमकाते हैं। वीडियो कॉल पर पुलिस थाने का सेटअप दिखाते हैं और खाते की जानकारी लेकर उसे खाली कर देते हैं। ऐसे मामलों में वह ठगों के दबाव में न आए और समय रहते पुलिस की मदद लें। किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी निजी जानकारी किसी से भी साझा न करें। आजकल साइबर फ्रॉड जो है अपने चरम पे है। लोगों को हम इसके लिए अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई आप ध्यान रखें, किसी के बहकावे में ना आए। और इसी के लिए हमने 1930 एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो काफ़ी उपयोगी है और कारगर है। जितना जल्दी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है और वो 1930 पे कॉल कर देता है तो जो फ्रॉडेड अमाउंट है वो फ्रीज हो जाता है और विक्टिम को हम वापस वो दिलवा देते हैं। जहाँ तक हम फरीदाबाद की बात करें तो लास्ट 1 वीक में हमने 27 एक्यूज अरेस्ट किए हैं और उनसे करीबन 19,48,550 रुपये हम रिकवर कर चुके हैं। और जहाँ तक इस साल की बात है 1 जनवरी 2025 से और टिल डेट तक की, तो हमने करीब 484 जो एक्यूज हैं, जो साइबर
क्राइम में इन्वॉल्व हैं वो हम अरेस्ट कर चुके हैं। और इसी तरह से हम बड़ी तत्परता से इसमें काम कर रहे हैं। और जो विक्टिम तुरंत प्रभाव से 1930 पे कॉल कर देता है तो उसका 100% अमाउंट हम रिकवर करा देते हैं। खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 3 दिवसीय अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 600 से ज्यादा पहलवान कुश्ती के महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। पलवल में पहली बार इस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। इस खेल प्रतियोगिता से युवाओं का मनोबल बढ़ेगा। गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के साथ सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। परिणाम स्वरूप हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पलवल जिले में युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहां से काफी अच्छे खिलाड़ी निकलकर आएंगे जो देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ी वियतनाम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और हम सौभाग्यशाली हैं कि देश भर के लोगों का पलवल को देश भर के लोग जाने, और जब ये युवा यहाँ से जाएंगे तो पलवल की चर्चा पूरे देश भर में होगी। हमने प्रयास किया है कि अच्छी व्यवस्था के साथ और ऐसे गेम्स हमारे पलवल के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी आग्रह करता हूँ कि इन गेमों को देखते हुए आने वाली पीढ़ी भी आप सब लोग खेलों में हिस्सा लें, जिससे समाज अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा, प्रदेश अच्छा रहेगा। और हमारी सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो, नौकरी हो या उनका उत्साह और ऊर्जा वर्धन करना हो, जो खेल नीति नायब सिंह सैनी जी सरकार की है, मुझे लगता है वो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कल देर रात अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़, पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, जालंधर और लुधियाना में जोरदार बारिश हुई। मौसम में आई तब्दीली ने गर्मी से कुछ राहत दी है, परंतु आंधी के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई स्थानों पर आंधी ने पेड़ों को उखाड़ दिया और बिजली सप्लाई को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हरियाणा के गुरुग्राम, झज्जर, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, पंचकुला और अंबाला में भी बारिश हुई है। गुरुग्राम में बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार शाम को पाकिस्तान से पंजाब और राजस्थान होते हुए तूफान ने हरियाणा और पंजाब में प्रवेश किया था। इसके लिए प्रदेश के 16 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था। साथ ही दक्षिण पश्चिमी मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इस बार 8 दिन पहले आया मानसून हरियाणा में 30 जून से 5 जुलाई तक पहुंच सकता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान और आतंकवाद पर शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में भारत की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। भारत का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ उसके जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश सशक्त तरीके से दुनिया तक पहुंचाना है। इसी क्रम में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। कतर में भारतीय राजदूत विपुल ने उनका स्वागत किया। यह दल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए कतर, मिस्र, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहा है। इस दल में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, आप नेता विक्रमजीत सिंह साहनी और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने पहले गंतव्य गुयाना से पहले अमेरिका से न्यूयॉर्क शहर पहुंचा। न्यूयॉर्क में इस दल ने 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश पाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
वहीं प्रतिनिधि मंडल में शामिल भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी को यह समझाना चाहते हैं कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक समस्या है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।